अध्याय 36 चचेरे भाई बहनों में भी गहरा स्नेह होता है। अरे क्या आप लोग बात करना बंद कर सकते हैं और मुझे समझाने दीजिए। वो जियाई जिसने निजी कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था, जानती थी कि शेनगु को अपने प्रेमी होने का नाटक करने के लिए कहने की बात वो जी के सामने छिपाना मुश्किल था। इसलिए उसने चुपचाप अपने पिता और चचेरे भाई को सच्चाई बता दी। वो के पिता के चेहरे पर गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया, जबकि वूगे की गुस्से वाली अभिव्यक्ति जल्दी ही पछतावे में बदल गई। यह स्पष्ट था कि वह इस मामले का उपयोग करके सुजीकिंग को शेनगु से पूरी तरह से नफरत करवाना चाहता था, ताकि सुजीकिंग का पीछा करने में उसका एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी कम हो जाए। ठीक है, चूंकि आप सभी सच्चाई जानते हैं, इसलिए मैं अब और नहीं रुकूंगा। वू जियाई द्वारा उसे समझाने के बाद शेनगु मुस्कुराया और अलविदा कहा। आखिरकार वू जियाई का प्रेमी होने का नाटक करना कुछ ऐसा था जो वू जियाई ने उसे करने के लिए कहा था। यह देखते हुए कि मामला अब और नहीं छिपाया जा सकता, उसने महसूस किया कि अगर वह रुका भी तो इससे वू जियाई की शर्मिंदगी ही बढ़ेगी। हालांकि इस बार वू के पिता को पता था कि उसकी एक प्रेमिका है जिसका नाम सुजीकिंग है। सुजीकिंग केवल उसकी अस्थायी प्रेमिका थी और उनका रिश्ता अनिवार्य रूप से उसके और वू जियाई के रिश्ते जैसा ही था। उन्होंने महसूस किया कि यदि वह वास्तव में वू जियाई को जीतना चाहते थे, जो एक प्रथम पंक्ति की महिला स्टार थीं, तो यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। यदि वह भविष्य में वास्तव में वू जियाई के प्यार में पड़ गया और 3 साल बाद उसे अपनी आधिकारिक प्रेमिका बनाना चाहता है, तो वह अपनी अस्थायी प्रेमिका सुजीकिंग के बारे में सच्चाई वू के पिता को समझा सकता है, और उम्मीद है कि वह उनकी समझ हासिल कर लेगा। आखिरकार वू जियाई के साथ उनका रिश्ता भी ऐसा ही था, जहां वह मदद मांग रहे थे। हालांकि इस समय वू के पिता शेनगु को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहते थे। इस उपन्यास और अन्य अद्भुत अनुवादित उपन्यासों को मूल स्रोत powerade.com से पढ़े। जैसे ही शेनगु निजी कमरे से बाहर निकलने वाला था, वू के पिता ने उस पर चिल्लाया, रुकना। हालांकि आप अच्छे इरादों के साथ जियाई की मदद करने गए थे, आपने झो बॉस को नाराज कर दिया, जिसे जियाई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं कि सेंट डोम सिटी और यहाँ तक कि पूरे मनोरंजन उद्योग में उनकी कितनी ताकत है? अगर उसे पता चल गया कि तुम जियाई के असली प्रेमी नहीं हो, तो वह निश्चित रूप से तुम दोनों को जाने नहीं देगा। भले ही आपका परिवार प्रमुख हो और झो बॉस से डरता न हो, फिर भी वह जियाई को दोषी ठहराएगा, जिससे उसके लिए मनोरंजन उद्योग में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, या उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। इस बिंदु पर वू जियाई अचानक शेनगु के सामने खड़ी हो गई और अपने पिता से असंतुष्ट होकर बोली, पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने उससे मदद मांगी। उसने कल रात जो किया, वह मुझे झो बॉस के भोज से आसानी से बाहर निकालने के लिए किया था। क्या अब आप उसे दोष देने की कोशिश कर रहे हैं? आप हमेशा मुझे सिखाते हैं कि कैसे व्यवहार करना है, लेकिन आपने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वू जियाई की बातें सुनने के बाद वू के पिता ने असहाय होकर आह भरी, जियाई, इतना भावुक मत हो। मेरे पास उसे जाने से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि आप अब मनोरंजन उद्योग में इतने लोकप्रिय हैं, न केवल अपने प्रयासों के कारण, बल्कि वूगे के माता पिता की मदद के कारण भी। अब जब उसने झो बॉस के घर पर तुम्हारे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, अगर वह ऐसे ही चला गया, तो झो बॉस तुम्हें निश्चित रूप से जाने नहीं देगा। इस बिंदु पर वू के पिता ने वूगे को फिर से देखा। तुम मेरे भतीजे की भतीजी हो सकती हो, लेकिन तुम वूगे की तरह उनके जैविक पुत्र नहीं हो। अगर झो बॉस सचमुच कल रात की घटना का बदला लेना चाहता है, तो मेरे भतीजे का चेहरा तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम भविष्य में मनोरंजन उद्योग में टिक नहीं पाओगे। वूगे ने यह सुना और देखा कि शेनगु दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन वहां से नहीं गया। वू जियाई के साथ उसके बढ़ते स्नेह और शेनगु के प्रति उसके प्रेम प्रतिद्वंदी होने की गहरी नापसंदगी ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया, और वह बोल पड़ा, चिंता मत करो चाचा। मुझे विश्वास है कि जब तक मेरे पिता झो बॉस से विनती करने को तैयार हैं, वे निश्चित रूप से उनका सम्मान करेंगे। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसे अभी फोन करूंगा। वूगे ने यह कहते हुए झट से अपना फोन निकाला और जल्दी से नंबर ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा हिचकिचाया जैसे चाकू की धार पर बटन दबाने वाला हो। उसकी उंगलियां जोर जोर से कांपने लगीं। चचेरे भाई, अपने आप पर दबाव मत डालो। वू जियाई समझदारी से आगे बढ़ी और अपने चिकने दाहिने हाथ से धीरे से वूगे के हाथ से फोन ले लिया। क्योंकि आप मनोरंजन उद्योग में प्रवेश नहीं करना चाहते, इसलिए आप हर साल अंकल से ज्यादा बात नहीं करते। यदि इस बार आप उससे मेरे लिए भीख मांगते हैं, भले ही वह मेरी मदद करने को तैयार हो, तो वह निश्चित रूप से इसका उपयोग आपको मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने के लिए करेगा।
वू जियाई से यह सुनने के बाद वू गे की अभिव्यक्ति बहुत दर्दनाक हो गई। वह एक कदम पीछे भी हट गया और लगभग गिर ही गया। यह देखा जा सकता है कि मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करना उनके लिए कितना कठिन है। लेकिन इस बार उसने ज्यादा देर तक संघर्ष नहीं किया। उसने जल्दी से एक कदम आगे बढ़कर वू जियाई से फोन छीन लिया। जब उन्होंने दोबारा नंबर खोजा तो उन्होंने निर्णायक ढंग से कहा, वैसे भी मैं चुपचाप खड़ा होकर आपको संकट में पड़ते हुए नहीं देख सकता। आखिरकार भोज में आपको मजबूर करने की कोशिश करने में जो बॉस ही दोषी थे। मुझे विश्वास है कि जब तक मेरे पिता बोलते रहेंगे सब ठीक हो जाएगा। गहरे भाई बहन के प्यार के इस दृश्य ने शेनगू को भी भावुक कर दिया, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही उसने फिर से दरवाजा बंद किया, उसने वूगे को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और कहा, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास वू जियाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बेहतर तरीका है। वू के पिता की आंखें तुरंत चमक उठीं। वे उत्साह से दौड़कर शेनगू के पास गए और जोर से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम्हारी ताकत से तुम जियाई को शामिल किए बिना भी यह कर सकते हो। अन्यथा आपने कल रात जो बॉस के साथ जो किया वह करने की हिम्मत नहीं होती, है ना? इस बिंदु पर वूगे ने अपने पिता के फोन नंबर पर कॉल करने का प्रयास बंद कर दिया और वू जियाई ने शेनगू की ओर आशा भरी नजरों से देखा, यह उम्मीद करते हुए कि उसके पास वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली बल है जो बॉस को कल रात की घटना के लिए उसे दोषी ठहराने की हिम्मत नहीं करने देगा। जब वे कल रात अलग हुए थे तो शेनगू ने वू जियाई से कहा था कि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली बल है। लेकिन जो बॉस से निपटने में शेनगू ने मदद की पेशकश करने की पहल नहीं की। वू जियाई के नजरिए से उसे लगा कि वह शेनगू से मदद नहीं मांग सकती। हालांकि शेनगू ने जिस विधि का उल्लेख किया उससे कमरे में मौजूद अन्य 3 लोग दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा, जियाई, अब आप बॉस जो को फोन करने की पहल कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि कल रात उनके प्रति मेरे अनादर के कारण तुम्हारा मेरे साथ बड़ा झगड़ा हुआ था और हम पूरी तरह से टूट गए हैं। और अब से वह मेरे साथ जो कुछ भी करेगा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस तरह वह निश्चित रूप से अब आप पर गुस्सा नहीं करेगा, बल्कि वह अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारेगा। कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहने के बाद वू जियाई ने तुरंत शेनगू की ओर हाथ हिलाकर मना कर दिया और कहा, मेरे द्वारा ऐसा कैसे किया जा सकता है? मैंने ही कल रात आपको फोन करके मदद मांगी थी। अगर मैं अब ऐसा करूं तो क्या मुझ में तब भी कोई मानवता बची रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्याय 37 आलिंगन से भी अधिक मूल्यवान कुछ। वू डैड ने वू जियाई को मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते देखा और तुरंत उसे पीछे से खींचते हुए कहा, बकवास मत करो, वह यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा है। इसके अलावा उसके पास यह कहने के लिए जो बॉस से डरने की ताकत नहीं होनी चाहिए। इस बिंदु पर उसने शेनगू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, उसे डर था कि वह अपना मन बदल लेगा, और कहा, ठीक है श्री शेन। शेनगू ने उदासीनता से सिर हिलाया। हाँ, वह समझ गया कि वू डैड का व्यवहार अब उसकी प्यारी बेटी की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने शांतिपूर्वक वू जियाई से कहा, मूल रूप से मैं जाने के बाद डब्ल्यू चैट के माध्यम से आपको निजी तौर पर यह विधि बताने वाला था, लेकिन यह देखकर कि वूगे आपके लिए ऐसा करने को तैयार है, मैं भी भावुक हो गया हूं, इसलिए मैं यह बात केवल उनके सामने ही कह सकता हूं। इस बिंदु पर शेनगू बहुत गंभीर दिखे और वू जियाई की आंखों में देखा, इसके अलावा मैं वास्तव में तुम्हारा प्रेमी नहीं हूं, है ना? अपनी पीठ मोड़कर और बैग के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए शेनगू ने ठंडे स्वर में कहा, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। मैं आपकी मदद करके आपको अधिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अगले ही पल वू जियाई अपनी आंखों में आंसू लिए शेनगू के पास गई और उसे गले लगा लिया। धन्यवाद। केवल ये 3 शब्द, यह दूसरी चीज थी जो शेनगू को वू जियाई से जाने से पहले मिली थी, इस आलिंगन के अलावा। और सिस्टम प्रॉम्प्ट वू जियाई की मेजबान के साथ घनिष्ठता बढ़ गई है। इस बार शेनगू के साथ वू जियाई की अंतरंगता 15 अंक बढ़ गई। इतना ही नहीं, क्योंकि उनकी अंतरंगता 50 अंक तक पहुंच गई है, उन्होंने वू जियाई के लिए उनके संबंधित महिला चरित्र संग्रह में एक नया देवी लेबल भी अनलॉक किया। उनके प्रेम जीवन में एक मूर्ति जैसी रोमांटिक साजिश की उम्मीद। मनोरंजन उद्योग में एक अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान के बारे में सोचते हुए शेनगू जाने के बाद खुद को यह सोचने से नहीं रोक सकी, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने नाटकों में बहुत अधिक अभिनय किया है, इसलिए उन्हें लगता है कि वास्तविक जीवन में उन्हें वे रोमांटिक कथानक मिलेंगे जिनकी उन्हें चाहत है। कुछ ही देर बाद शेनगू टैक्सी लेकर उस घर पर वापस चला गया जिसे उसने सुबह लिन मोमो के लिए किराए पर लिया था।
चाबी से दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि एक छोटी सी सफेद बिल्ली लिविंग रूम में सोफे पर सुस्ती से लेटी हुई है और टीवी पर जानवरों से संबंधित चैनल को दिलचस्पी से देख रही है। शेनगू ने कार्यक्रम में घास के मैदान पर दौड़ते हुए मृग का पीछा करते हुए एक चीते को देखा। यह सचमुच एक शिकारी शिकार का शिकार था। यद्यपि मृग भी तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन चीते के घात के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से कम थी और उसने अपनी सुपर विस्फोटक शक्ति के साथ मृग से सफलतापूर्वक निपट लिया, जिससे उसे एक समृद्ध भोजन स्रोत प्राप्त हुआ। क्या आप जानते हैं, हालांकि चीते बहुत तेज होते हैं, लेकिन इस तरह की सफल स्थितियां वास्तव में दुर्लभ हैं। लिन मोमो ने टीवी पर दिखाए गए उस चीते की तस्वीर की ओर इशारा किया जिसमें वह अपना पंजा उठाए हुए खाना खा रहा था और कहा, तो मेरी राय में एक बिल्ली जिसे एक अच्छा मालिक मिल गया है, वह एक तेंदुए, शेर या बाघ से अधिक खुश है। इस उपन्यास और अन्य अद्भुत अनुवादित उपन्यासों को मूल स्रोत से pori.cm पर पढ़े। यह शेनगू के लिए एक प्रशंसा थी। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और लिन मोमो के शब्दों के साथ मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या अब तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने ले जाऊं? तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और अच्छे कपड़े खरीद दूंगा ताकि जब तुम मानव रूप में होगे तो तुम्हारे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा न हो, ठीक है? छोटी सफेद बिल्ली ने तुरंत खुशी से सिर हिलाया और शेनगू की प्रशंसा करना जारी रखा, आप वास्तव में मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी पालतू होने के लिए बहुत भाग्यशाली हूं। हालांकि इस यात्रा से पहले शेनगू ने लिन मोमो से जोर देकर कहा था कि उसके साथ बाहर जाने से पहले वह बाथरूम में इंसानी रूप धारण कर ले। ऐसा इसलिए क्योंकि बाद में जब वह उसके लिए कपड़े खरीदेगा तो उन्हें अनिवार्य रूप से किसी अधोवस्त्र की दुकान से खरीदना पड़ेगा। वह महिलाओं के अधोवस्त्र की दुकान में बिल्ली को गोद में नहीं लेना चाहता था। वह तस्वीर बहुत ही अजीब लग रही थी और शेनगू ने आगे की योजना के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। लिन मोमो जो मानव रूप में बदल गई थी, वाकई काफी खूबसूरत थी। हालांकि शेनगू ने उसे कल रात एक बार देखा था, लेकिन जब वह बाथरूम से बाहर आई तो वह तुरंत ही दंग रह गया। दोनों किराए के घर से निकलकर सड़क पर चल पड़े। जल्द ही वहां से गुजर रहे पुरुष छात्र लिन मोमो को देखे बिना नहीं रह सके और अपनी आंखों के कोने से शेनगू देख सकता था कि उनके हाव भाव ईर्ष्या और जलन से भरे थे। मैं कैसी लग रही हूं? मेरा रूप तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? लिन मोमो ने खिलखिलाते हुए कहा। उसने अपना हाथ शेनगू के बाएं हाथ में भी डाल दिया। ऐसा मत करो, हम अपने स्कूल से ज्यादा दूर नहीं हैं। शेनगू ने लिन मोमो की पकड़ से अपना हाथ धीरे से छुड़ाते हुए कहा। जब वे साथ साथ चलते थे तो उन्हें कम से कम 20 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखनी होती थी। क्या तुम्हें डर है कि सु जिकिंग गलतफहमी में पड़ जाएगी? लिन मोमो ने मजाकिया लहजे में अपनी जीभ बाहर निकाली और शेनगू से फुसफुसाया, मैंने पहले तुम्हें गले लगा रही एक लड़की की खुशबू सूंघी थी और तुमने मुझे बताया था कि वह तुम्हारी आधिकारिक प्रेमिका नहीं थी। अगर ऐसा न होता तो यह जल्दी ही हो जाता। शेनगू को वूजियाई द्वारा पहले दिए गए आलिंगन की याद आई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वयस्क होने के बाद पहली बार किसी छोटी लड़की ने उसे गले लगाया था और हालांकि यह कृतज्ञता से भरा आलिंगन था, फिर भी यह एक बहुत ही अंतरंग संपर्क था। उसने अपना संयम संभाला और लिन मोमो के सामने बात को उलझाना नहीं चाहता था। उसने हल्के से हाथ हिलाकर मना किया, तुम गलत समझ रही हो। सु जिकिंग और मैं बस एक दूसरे के पास खड़े थे। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। सच कहूं तो लिन मोमो के लिए यह इनकार झूठ नहीं था। इसलिए यह कहने के बाद शेनगू के स्वर में घबराहट नहीं दिखी। इससे लिन मोमो को थोड़ा शक हुआ और वह शेनगू के और करीब झुकने लगी उसकी गंध को और सूंघने के लिए। बेशक शेनगू उसे ऐसा मौका नहीं देगा। वह थोड़ा घबराया हुआ था और सु जिकिंग का बहाना बनाकर लिन मोमो से थोड़ा और दूर हट गया, लेकिन स्कूल के दूसरे लोग हमारे असली रिश्ते के बारे में नहीं जानते। अगर मुझे दोनों तरफ से खेलते हुए देखा गया तो स्कूल में उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, एक टैक्सी उनकी ओर आ रही थी। शेनगू ने हाथ हिलाकर कार रुकवाई और पैसेंजर सीट पर बैठ गया, जिससे लिन मोमो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। हालांकि लिन मोमो असल में एक बिल्ली थी, लेकिन उसका वर्तमान रूप एक खूबसूरत युवती जैसा लग रहा था। शेनगू कार में बैठने के लिए इतना उत्सुक इसलिए था ताकि स्कूल के छात्रों की नजर उस पर न पड़े। दूसरा कारण यह था कि वह लिन मोमो से थोड़ी दूर बैठे ताकि वह उस पर किसी औरत की गंध का जिक्र न करती रहे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वैसे भी आप मेरे बॉस हैं, इसलिए आप जो चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक आप मुझे हर रात पर्याप्त मात्रा में सूखी मछली देते रहेंगे।
शेनगु के पीछे बैठी लिन मुमु ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और पीछे से उसके कंधों की मालिश करते हुए बोली। इसके अलावा जब उसने सूखी मछली शब्द का उल्लेख किया तो उसकी अभिव्यक्ति प्रसन्नतापूर्ण और चिपचिपी थी, जिससे आगे की पंक्ति में बैठा टैक्सी चालक हैरान रह गया। अध्याय 38 अप्रत्याशित रूप से शिक्षक द्वारा पकड़ा गया। वह रियरव्यू मिरर के माध्यम से लिन मोमो को देखने से खुद को रोक नहीं सका, फिर उसके बगल में शेनगु को देखा। अपनी भ्रमित मनस्थिति में अत्यधिक गति के कारण वह लगभग अपने आगे वाली कार से पीछे से टकरा गया। अचानक ब्रेक लगाने से उत्पन्न तेज झटकों के कारण शेनगु, जिसने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, का सिर सामने की विंडशील्ड से टकराने ही वाला था। लिन मोमो को भी एहसास हुआ कि उसने अभी गलत बोल दिया था। शेनगु का बेहद उदास चेहरा देखकर उसने जल्दी से माफी मांगी और बिना कुछ बोले चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। शेनगु केवल असहाय होकर मुस्कुरा सका और मन ही मन सोचा, कुछ और भी खतरनाक होने वाला था। पता चला कि सुबह लिन मोमो के लिए घर किराए पर देने से पहले उसने उसे निर्देश दिया था कि जब आसपास अन्य लोग हों तो उसे मास्टर न कहे, बल्कि उसे बॉस कहे। अन्यथा यदि लिन मोमो ने अभी कार में कहा होता, खैर तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो टैक्सी चालक न केवल पीछे से टक्कर लगने वाली घटना से स्तब्ध रह जाता, बल्कि वह तुरंत पुलिस को फोन करके उस पर एक अज्ञानी लड़की को धोखा देने का आरोप भी लगा सकता था। बाकी यात्रा बहुत शांत रही। साउंड शॉपिंग मॉल पहुंचने के बाद शेनगु ने किराया चुकाया और तुरंत लिन मोमो के साथ टैक्सी से उतरकर भीड़ भरे मॉल में एक साथ जल्दी से चले गए। बॉस, आपको क्या लगता है टैक्सी ड्राइवर हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचेगा? जब उन्हें यकीन हो गया कि वे टैक्सी चालक की नजरों से ओझल हो गए हैं तो लिन मोमो रुक गए और उन्हें यह बहुत मजेदार लगा। वे खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम अभी भी हंस रहे हो? कृपया भविष्य में जब भी आसपास कोई और हो तो अपने शब्दों और व्यवहार में सावधानी बरतें, ठीक है? शेनगु, जो मॉल में प्रवेश कर चुका था, लिन मोमो के शरारती रूप को देखकर क्रोधित भी हुआ और खुश भी हुआ, लेकिन वह उसे डांटने के लिए बहुत कठोर लहजे का इस्तेमाल नहीं कर सका। जी श्रीमान। लिन मोमो शेनगु को सलाम करने ही वाली थी, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। शेनगु ने लिन मोमो को शब्दशः निर्देश दिए। ठीक है, मैं अधिक सावधान रहने की कोशिश करूंगा। लिन मोमो ने क्षमा याचना करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन जब वह शेनगु के पीछे से आई तब भी वह चुपचाप हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। संयोगवश एक रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर शेनगु अप्रत्याशित रूप से अपने शिक्षक झो यांग और उनके पुरुष साथी से टकरा गया, जो रेस्तरां से बाहर आ रहे थे। इस बार पिछली बार हॉट पॉट रेस्तरां के विपरीत, जहां वे एक दूसरे को न देखने का नाटक कर सकते थे, एक पुरुष और एक महिला की दो जोड़ियां आमने सामने मिलीं और एक दूसरे से बच नहीं सकीं। इसलिए शेनगु केवल हिम्मत जुटा सका और शिक्षक झो पुकारा। जब झो यांग ने शेनगु को देखा तो उसने तुरंत उसके बगल में लिन मोमो की ओर देखा। क्या आप साथ नहीं हैं? जब उसने साथ शब्द कहा तो झो यांग ने लिन मोमो के बहुत सुंदर चेहरे को देखा और तुरंत बात करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने बगल में बैठे पुरुष साथी की ओर इशारा किया और उसे शेनगु से मिलवाया और कहा, वह लियांगशी है, एक दोस्त जिससे मेरा परिचय किसी और ने कराया था। बेशक अगर हम अच्छी तरह से साथ रहेंगे तो हमारा रिश्ता और भी विकसित हो सकता है। लियांगशी ने शेनगु को सुबह से ही पहचान लिया था जब वे दोनों एक ही लिफ्ट में थे। लिफ्ट में झो यांग से जुड़ी उसकी कही बातों को याद करते हुए उसके चेहरे के भाव अचानक बहुत अस्वाभाविक हो गए। लेकिन शेनगु ने झो यांग के सामने उस घटना का तुरंत खुलासा नहीं किया। नमस्कार भाई। उन्होंने लियांगशी से हाथ मिलाने की भी पहल की। फिर उसने अपने बगल में लिन मोमो की ओर इशारा किया और झो यांग से कहा, यह मेरी कंपनी की नई महिला सहायक है। उसे काम के लिए कुछ उपयुक्त कपड़े खरीदने ले जाने से पहले मैं साथ में खाना खाना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहां तुमसे मिलूंगा। इस तरह के परिचय से झो यांग को बहुत आश्चर्य हुआ और वह शेनगु के लिए चिंता से भर गई। आपकी कंपनी? क्या आप अभी किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम्हें पहले आवश्यक क्रेडिट पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी इंटर्नशिप ढूंढने में जल्दबाजी न करें जो आपकी पढ़ाई पर असर डाल सकती है। अगर आपको डिप्लोमा नहीं मिल पाता तो चाहे आप किसी बाहरी कंपनी में कितना भी अच्छा प्रदर्शन करें, सब बेकार रहेगा। यह सुनकर शेनगु को एहसास हुआ कि झो यांग ने उसे गलत समझा है। हालांकि दोपहर में वू जियाई से अलग होने के बाद अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का विचार उसके मन में पहले ही आ चुका था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके और बॉस झो के बीच की दुश्मनी आसानी से नहीं सुलझेगी।
यद्यपि उसके पास सिस्टम था और वह बॉस झो के साथ सीधे संघर्ष से नहीं डरता था, फिर भी शेन गो को लगा कि भविष्य में बॉस झो की शत्रुता या अन्य शक्तिशाली दुश्मनों का अकेले सामना करने के बजाय एक ऐसी टीम बनाना आवश्यक है जो उसकी क्षमताओं का विस्तार कर सके। जहां तक लिन मोमो की बात है, जिनके साथ उनकी अंतरंगता का स्तर 99 था, वह स्वाभाविक रूप से उनके दिमाग में पहली और सबसे उपयुक्त कंपनी कर्मचारी थीं। इस समय लिन मोमो ने भी एक सहायक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए समय पर सहयोग किया। शेन गु की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराते हुए झो यांग को समझाया, गुरुजी, आप गलत समझ रहे हैं। जिस कंपनी के बारे में निदेशक शेन बात कर रहे हैं वह उनकी अपनी है। मैं उनका नवनियुक्त सहायक लिन मोमो हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई। बोलते हुए उसने अपना नाजुक सा हाथ झो यांग की ओर भी बढ़ाया। शेन गु ने देखा कि लिन मोमो हर बार आप शब्द बोलते समय उस पर थोड़ा जोर देती थी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उसने शिक्षक झो यांग के प्रति सम्मान के कारण ऐसा किया। आखिरकार शेन गु ने भी झो यांग को संबोधित करते समय आप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा क्यों? शेन गु, जो थोड़ा हैरान था, ने देखा कि जब दोनों सुंदरियों ने हाथ मिलाया तो उनकी आंखों में प्रतिस्पर्धा की भावना का संकेत था, जैसे कि वे एक दूसरे की तुलना कर रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत खूबसूरत महिलाएं एक दूसरे से मिलते ही अवचेतन रूप से प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाती हैं? अगर लिन मोमो मेरी प्रेमिका होती तो यह व्यवहार समझ में आता, लेकिन अब वह नहीं है, तो यह व्यवहार और उसकी आंखों में थोड़ा उत्तेजक भाव क्या दर्शाता है? पर एक त्वरित नजर आपको अधिक संतुष्ट कर देगी। शेन गु, जिसे पहले ही सिस्टम द्वारा 4 विजय लक्ष्य सौंपे जा चुके थे, अभी भी इस संबंध में अनुभवहीन था। लिन मोमो के छोटे हाथ और झो यांग के हाथ को धीरे से हिलते और जल्दी से अलग होते देखकर शेन गु जल्द से जल्द इस असहज मुठभेड़ को समाप्त करना चाहता था। उन्होंने टीचर झो यांग को अलविदा कहा और उनके लगभग प्रेमी लियांगशी को सिर हिलाकर इशारा किया। फिर लिन मोमो को अपने साथ रेस्तरां में प्रवेश करने का संकेत दिया। आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। वेटर के आने और उनका ऑर्डर लेने का इंतजार करते हुए लिन मोमो ने शेन गु से फुसफुसाते हुए कहा, जो उसके सामने बैठा था, और वह जानती है कि तुम और सु जिकिंग डेटिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें डर है कि टीचर गलतफहमी में पड़ जाएगी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं? शेन गु की घबराहट का असली कारण निश्चित रूप से वह नहीं था जो लिन मोमो ने अनुमान लगाया था। हालांकि लिन मोमो की उसके साथ अंतरंगता का स्तर 99 तक पहुंच गया था, फिर भी वह प्रेम सहायता प्रणाली रखने की बात को बहुत आसानी से प्रकट नहीं करना चाहता था। उस समय अपनी घबराहट के असली कारण को छिपाने के लिए उसने ऐसा दिखावा किया कि लिन मोमो ने सही अनुमान लगाया था और तुरंत इनकार कर दिया, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा सु जिकिंग मेरी आधिकारिक प्रेमिका नहीं है। भले ही शिक्षक झो यांग गलत समझें और सु जिकिंग को बता दें, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। अध्याय 39 अपनी चिंता का समाधान करें। एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी। शेन गु लिन मोमो के इस व्यवहार से बहुत संतुष्ट था कि उसने उसकी शर्मनाक बात समझे बिना ही उसका पीछा किया। इसलिए ऑर्डर देने के बाद उनके खाने के आने का इंतजार करते हुए उसने लिन मोमो से कंफर्ट एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी बनाने की अपनी योजना के बारे में बात करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि जब आपने पहले झो यांग से कंपनी शुरू करने के बारे में बात की थी तो यह उसके तत्काल अनुरोध से निपटने के लिए कुछ सामान्य शब्द नहीं थे। यह सुनकर कि शेन गु वास्तव में इस कंपनी को शुरू करना चाहता था, लिन मोमो उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। बिल्कुल नहीं। इन कुछ दिनों में आपसे मिलने के अलावा मैंने कुछ और भी प्रभावशाली चीजें देखी हैं। अब जबकि मैं जूनियर हो चुका हूं और यह देखते हुए कि मैं अपने सीनियर वर्ष में ज्यादातर समय इंटर्नशिप में बिताऊंगा, मेरे पास अभी कुछ पूंजी है। क्यों न मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूं और ऐसा करियर बनाऊं जो दूसरों के लिए काम करने से बेहतर हो। लिन मोमो ने तुरंत शेन गु को अंगूठा दिखाया और उसकी प्रशंसा की। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे बॉस हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। इस तरह मैं आपके पीछे चल पाऊंगा और एक ज्यादा खूबसूरत जिंदगी जी पाऊंगा। न सिर्फ हमें खाने पीने और कपड़ों की चिंता नहीं रहेगी, बल्कि हम खर्चों की चिंता किए बिना दुनिया भर की यात्रा भी कर पाएंगे। युवावस्था में प्रवेश करने के बाद से शेन गु हमेशा एक ऐसी लड़की की कामना करता रहा था जो अक्सर उसका साथ दे और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करे। लव असिस्टेंस सिस्टम प्राप्त करने के बाद उसे उम्मीद थी कि सु जिकिंग ऐसी ही लड़की होगी, और पिछले कुछ दिनों में उनकी बातचीत से उसे यह भी लगा कि सु जिकिंग निश्चित रूप से उसके पढ़ने और सीखने की प्रक्रिया में एक अच्छी साथी होगी। सु जिकिंग का अच्छा रूप और उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन उसे न केवल लिन मोमो की तरह उसका समर्थन करने के लिए प्रेरित करता था, जो केवल मानव रूप में ही रूपांतरित हो सकता था, बल्कि उसे बिना शर्त प्रसन्न भी करता था।
यदि वह बिल्ली की आत्मा न होकर एक सामान्य मानव लड़की होती तो क्या यह बहुत अच्छा नहीं होता? शायद अब मेरी आदर्श प्रेमिका लिन मोमू जैसी ही कोई होगी। लेकिन क्या कोई सामान्य मानव लड़कियां हैं जो उसकी तरह हो सकती हैं? मेरी वर्षों की समझ के अनुसार मनुष्य की जीवन में अपनी प्राथमिकताएं और आकांक्षाएं होनी चाहिए। वे मेरे साथ लिन मोमू जैसा व्यवहार नहीं करेंगे जो मालिक के प्रति पालतू जानवर जैसा व्यवहार करता है। शायद जब मैं भविष्य में बहुत अमीर हो जाऊंगी तो कुछ भौतिकवादी लड़कियां मुझे खुश करने के लिए लिन मोमू की तरह बनने का नाटक करने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन वे अधिक लाभ के लिए मुझे धोखा देने की अधिक संभावना रखते हैं। यह सोचते हुए शेनगु ने अचानक लिन मोमू से एक संवेदनशील प्रश्न पूछा। मोमू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे पीछे आने को तैयार हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने यहाँ रखा और तुम्हें अच्छा खाना दिया। अगर तुम्हें भविष्य में कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हें और ज्यादा दे सके तो क्या तुम मुझे छोड़कर उसके साथ चली जाओगी? लिन मोमू इस अचानक और संवेदनशील सवाल से स्तब्ध रह गई। 2 सेकंड बाद उसने गंभीर भाव से शेनगु की ओर देखा और कहा, मैं करूंगी। फिर उसने बात करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। शेनगु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। लेकिन तुम्हें मरने तक इंतजार करना होगा, उसने कहा। लिन मोमू को शरारत सूझी और वह तुरंत हंसने लगी। यह जानते हुए कि उसके साथ छलावा हो रहा है, शेनगु का मूड अचानक सामान्य से कहीं ज्यादा बिगड़ गया। उसे उस शर्मिंदगी की भी परवाह नहीं थी जो छलावे से आनी चाहिए थी, और वह हंस पड़ा। जिंदगी भर मेरा साथ निभाना ही काफी है। क्या मैं भी तुम्हारे जितना जीने की उम्मीद कर सकती हूँ? वू जियाई ने नाक सिकोड़ते हुए विरोध किया। अरे, तुम मुझे बूढ़ा दिखा रहे हो, लिन मोमू ने विरोध किया। मैं बहुत जवान हूं, तुम्हें पता है। शेनगु ने जो पौराणिक पुस्तकें पढ़ी थीं, उनमें बताया गया था कि इंसानी रूप धारण करने वाले जानवरों को आमतौर पर कम से कम 1000 साल तक अभ्यास करना पड़ता था। लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता था कि कुछ ऐसा कह दे जिससे लिन मोमू नाराज हो जाए। उन्होंने लिन मोमू के दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए कुछ कहा। हाँ, तुम निश्चित रूप से एक युवा और सुंदर लड़की हो। एक शब्द सुनते ही लिन मोमू हंसी रोक नहीं पाई। चूंकि यह एक सार्वजनिक स्थान था, शेनगु ने यह नहीं कहा कि वह एक जवान सफेद बिल्ली है, लेकिन एक शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग न करना उसे सचमुच हंसा गया। तो बॉस, आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखना चाहते हैं? लिन मोमू ने खूब हंसने के बाद अपने छोटे से हाथ से अपना मुंह ढकते हुए पूछा। बिना काटे संस्करण पढ़ने के लिए पर जाएं। नाम? शेनगु को कंपनी के भविष्य के काम का अंदाजा तो था, लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं सोचा था। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने कंपनी के काम के हिसाब से एक नाम सोचा और लिन मोमू से कहा, मुझे लगता है कि अभी के लिए इसका नाम सॉल्व योर वरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। अपनी चिंता का समाधान? लिन मोमू ने अपनी बिल्ली जैसी बड़ी आंखें झपकाईं। मैं समझती हूं कि इसका मतलब किसी की परेशानियों को सुलझाने में मदद करना है। यह एक आइडिया कंपनी की तरह है जो ग्राहकों को सलाह देती है, या फिर एक कंपनी जो ग्राहकों की मुश्किलों को सुलझाने में मदद के लिए कदम उठाती है। लेकिन मनोरंजन क्यों जोड़ा जाए? शेनगु को ये 2 शब्द याद आते ही वू जियाई की याद आ गई। उन्होंने लिन मोमू को समझाया, क्योंकि मनोरंजन शब्द लोगों को ज्यादा सुकून देता है और आत्मीयता का एहसास दिलाता है। इसे मनोरंजन उद्योग तक भी बढ़ाया जा सकता है, जहां लोग भले ही आकर्षक दिखें, लेकिन उनके सामने ढेरों परेशानियां भी हैं। और वे सभी बहुत अमीर हैं। अगर हम उनकी मुश्किलें हल कर दें, तो हमें मिलने वाला इनाम निश्चित रूप से आम ग्राहकों से कहीं ज्यादा होगा। लिन मोमू को अचानक एहसास हुआ, मैं समझ गया। हालांकि इसे एंटरटेनमेंट सर्कल चिंता राहत कंपनी कहना बेहतर होगा। इस तरह इसकी एक अधिक विशिष्ट विशेषता होगी और यह अधिक लक्षित ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। शेनगु ने हाथ हिलाकर गंभीरता से कहा, ऐसी स्थिति में ग्राहकों का दायरा सीमित हो जाएगा। मैं इस कंपनी से पैसा कमाना चाहता हूं, साथ ही मैं इसे जीवन के हर क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों से मिलने के अवसर के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहता हूं। इस तरह भविष्य में मेरे लिए खतरा बन सकने वाली कई चीजों या लोगों से मुझे व्यक्तिगत रूप से निपटने की जरूरत नहीं होगी। मेरी मदद करने के लिए मेरे पास कई दोस्त होंगे। लिन मोमू ने सहमति में सिर हिलाया और फिर आह भरी, आपकी ये बातें सुनकर ऐसा नहीं लगता कि आप कॉलेज के जूनियर हैं। यदि कंपनी नए कर्मचारियों की भर्ती करती है और वे आपकी कंपनी के दर्शन को सुनते हैं, तो वे सोचेंगे कि आप कंपनी का उपयोग दुनिया को जीतने के लिए कर रहे हैं। यह सुनकर शेनगु सहमति में हंसा, सच में? क्या अब मैं आपको यही आभास दे रहा हूं? कल्पना कीजिए, यदि किसी व्यक्ति को विश्व पर विजय प्राप्त करने का अवसर मिले तो वह किसका मोह नहीं करेगा।
इसके अलावा तुम मेरे साथ हो। आपसे मिलकर मुझे विश्वास हो गया है कि इस दुनिया में अभी भी कई संभावनाएं हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, जो मेरे अन्वेषण का इंतजार कर रही हैं। तभी मैं कह सकता हूं कि मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है। इस समय उनके द्वारा ऑर्डर किए गए विभिन्न व्यंजन एक के बाद एक परोसे गए। कुछ व्यंजनों का कुल मूल्य 300 युआन से अधिक था। यह जानने से पहले कि सिस्टम की गेम मुद्रा को वास्तविक धन के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है, यह राशि शेनगु के सामान्य मासिक भोजन खर्च के लगभग बराबर थी। लेकिन अब लिन मोमो के लिए एक घर किराए पर लेने के बाद भी उसके पास 1 लाख से ज्यादा आरएमबी बचे थे। कंपनी शुरू करने के लिए इस्तेमाल होने वाले 1 लाख के अलावा उसके पास कई तरह के खर्चों के लिए भी काफी पैसा था। इसके अलावा भले ही वह अपना सारा आरएमबी खर्च कर दे, जब तक वह अस्थायी कार्य पूरा करता रहेगा और खेल मुद्रा अर्जित करता रहेगा जिसे आरएमबी में परिवर्तित किया जा सकता है, तब तक उसके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। अध्याय 40 शर्मिंदगी पैदा करने वाली लड़कियों के अधोवस्त्र की दुकान। इसके अलावा भले ही उसके शरीर पर मौजूद सभी आर सिक्के खर्च हो गए हों, जब तक उसे पूरा करने के लिए अस्थायी कार्य मिलते रहेंगे, तब तक उसके द्वारा प्राप्त किए गए खेल सिक्कों को लगातार आर सिक्कों में परिवर्तित किया जा सकता है। जब दोनों ने स्वादिष्ट व्यंजन खा लिए तो लिन मोमो के लिए कपड़े खरीदने का समय आ गया। क्योंकि यह पहले से ही शरद ऋतु थी, दोनों ने कई कपड़ों की दुकानों का दौरा किया और लिन मोमो ने मुख्य रूप से लंबी आस्तीन वाली शर्ट, कोट, क्रॉप्ड पैंट और लंबी पैंट चुनी। यह भी पहली बार था जब शेनगु वयस्क होने के बाद से किसी खूबसूरत लड़की के साथ कपड़े खरीदने गया था। यद्यपि यह सुंदर लड़की मूलतः एक बिल्ली थी, मॉल में आने जाने वाले कई छात्र शेनगु को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखते थे। और शेनगु, जो अपेक्षाकृत अमीर था, लिन मोमो के लिए कपड़े खरीदते समय भी बहुत उदार था। जल्द ही वह लिन मोमो के लिए कपड़ों के 6 या 7 बैग ले जा चुका था और इसमें कपड़ों के वे 2 बैग शामिल नहीं थे जो लिन मोमो ने खुद पकड़े हुए थे। ठीक है, हमने बाहरी वस्त्रों के लिए लगभग सभी चीजें खरीद ली हैं। अब हमें अंडरवियर खरीदने जाना चाहिए। लिन मोमो, जो कपड़े खरीदकर बहुत खुश थी, बाहरी वस्त्र बेचने वाली आखिरी कपड़ों की दुकान के दरवाजे पर खड़ी थी और एक चंचल स्वर और अभिव्यक्ति के साथ शेनगु को देख रही थी। यह शेनगु तुरंत शर्मा गया और उसने जल्दी से अपने हाथ में कपड़ों का बैग जमीन पर रख दिया और मना करते हुए कहा, अंडरवियर खरीदना एक ऐसी चीज है जो आपको खुद ही करनी चाहिए। मैं यहीं रुककर तुम्हारे लिए चीजें देखूंगा। खरीदारी पूरी करने के बाद मुझे ढूंढना। लिन मोमो ने तुरंत एक चुलबुले स्वर में विनती की, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सा प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ अंडरवियर खरीदने नहीं जाता? अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या पसंद है? शेनगु का चेहरा और भी लाल हो गया और वह लिन मोमो के कान के पास झुक गया और सबसे प्रतिरोधी स्वर में फुसफुसाया, मैं पहले कभी ऐसी जगह नहीं गया। मैं उन चीजों को देखने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। अच्छा रहो। लिन मोमो को इस पल शेनगु का शर्मिंदा चेहरा देखकर मजा आ रहा था। जब शेनगु को इस बात पर गुस्सा आने ही वाला था कि उसने आखिरकार अपनी मांग को एक ज्यादा समझौते वाले अंदाज में बदल दिया, तो फिर तुम मेरे साथ अंडरवियर की दुकान के बाहर आ सकते हो। बाहर इंतजार करना ठीक रहेगा, है ना? या फिर खरीदारी खत्म होने के बाद भी मुझे भुगतान के लिए आपसे आपका बैंक कार्ड और पासवर्ड मांगना होगा। इस तरह आप अंडरवियर स्टोर के सबसे बाहरी कैश रजिस्टर पर भुगतान करने में मेरी मदद कर सकते हैं। आपको शर्मिंदगी तो नहीं होगी, है ना? शेनगु को हिचकिचाते देख लिन मोमो ने तुरंत एक कारण बताया, और मैं वास्तव में मॉल में दिशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं हूं। अगर मैं खरीदारी के बाद रास्ता भटक गया और यहां वापस नहीं आ पाया, तो अगर मैं तुम्हें नहीं देख पाया तो सब खत्म हो जाएगा। इस वजह से शेनगु को थोड़ा शक हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक बिल्ली जो इंसान में बदलने का अभ्यास कर चुकी है, उसे दिशा का इतना कम ज्ञान कैसे हो सकता है। लेकिन इस समय जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे, वे पहले से ही उत्सुक थे और उन दोनों को देख रहे थे। लिन मोमो के शब्द भी जोर से बोले जा रहे थे और शेनगु यहां खड़े होकर लिन मोमो के साथ उलझना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं बस थोड़ा सा अंदर जाकर आपको पैसे देने में मदद करूंगा। मैं पूरी तरह से महिलाओं के अंडरवियर वाले सेक्शन में आपके साथ नहीं जाऊंगा। आखिरकार शेनगु ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत और प्यारी सी परी के साथ समझौता कर लिया। उसने पहले रखे हुए 6 कपड़ों के बैग उठाए और ठीक है, मुझे पता था कि बॉस मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे जैसी मीठी आवाजों के साथ आखिरकार लिन मोमो के साथ महिलाओं के अंडरवियर स्टोर की ओर चल पड़ा।
हालांकि शेनगु को यह उम्मीद नहीं थी कि जब लिन मोमो एक अंडरवियर स्टोर में चली गईं, जिसमें उनकी रुचि थी, तो 1 मिनट बीतने से पहले ही उनकी आवाज अचानक स्टोर के अंदर से आई, बॉस, क्या आप जल्दी से मुझे यह देखने में मदद कर सकते हैं कि ये अंडरवियर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन मोमो अंडरवियर की दुकान के दरवाजे के अंदर की ओर खड़ी हो गई। उसने महिलाओं के अंडरवियर के कई टुकड़े पकड़े जो उसे पसंद थे और उन्हें अपनी छाती के लगभग समान ऊंचाई तक उठाया और उन्हें शेनगु को दिखाया। न केवल विक्रेता और स्टोर में अंडरवियर चुन रही कई लड़कियों ने तुरंत शेनगु की ओर देखा, बल्कि अंडरवियर स्टोर के पास से गुजरने वाले कई राहगीरों ने भी उसकी ओर लगभग बेकाबू हंसी भरी निगाहें डाली। आप क्या कर रहे हो? जल्दी अंदर जाओ, अंदर जाओ। जल्दबाजी में शेनगु लिन मोमो से इतना डर गया कि उसने अपने हाथों से कपड़ों के बैग छोड़ दिए। वह लिन मोमो को दुकान के अंदर जाने और जल्दी से उन अंडरवियर के टुकड़ों को लेने के लिए इशारा करता रहा, जिन्हें वह दुकान के दरवाजे के अंदर से दूर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, और दुकान के अंदर तक चला गया। हालांकि लिन मोमो अभी भी बिना हिलेडुले महिलाओं के अंडरवियर के कई टुकड़े पकड़े हुए खड़े थे, जानबूझकर सभी के सामने बहुत दुखी नजर आ रहे थे, और कहा, किसने तुम्हें मेरे साथ आकर झगड़ा करने से रोका? अगर मैं खुद चुनूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरी पसंद आई है या नहीं? इस बिंदु पर शेनगु पहले से ही शर्मा गया था और चाहता था कि वह तुरंत स्टोर के दरवाजे पर छिपने की जगह ढूंढ सके। बात करना बंद करें। 0.5 सेकंड से भी कम समय में शेनगु ने अपना पैर पटका और महिलाओं के अंडरवियर की दुकान में घुस गया। उसने जल्दी से लिन मोमो को दुकान की गहराई में धकेल दिया और एक ऊंचे शेल्फ के पीछे छिप गया, क्योंकि केवल इसी तरह से स्टोर के बाहर से गुजरने वाले कई लोग अब उसकी शर्मिंदगी नहीं देख सकते थे। महिलाओं के अंडरवियर से भरी अलमारियों से घिरे शेनगु को अभी भी दुकान में अन्य महिला ग्राहकों की दबी हुई हंसी सुनाई दे रही थी। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने लिन मोमो को बुरी तरह घूरा। लिन मोमो ने तुरंत दयनीय दृष्टि दिखाई और अपने हाथ में अंडरवियर के कुछ टुकड़े उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बॉस, कृपया मुझे जल्दी से निर्णय लेने में मदद करें ताकि हम जल्द से जल्द भुगतान कर सकें और यहां से निकल सकें। जब तक शेनगु लिन मोमो को किराए के घर में वापस नहीं ले आया, दरवाजा बंद नहीं कर दिया और अंततः इसे दो व्यक्ति की दुनिया में नहीं बदल दिया, तब तक उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसका सिर घूम रहा है और उसके चेहरे की घबराहट धीरे धीरे कम हो रही है। इस यात्रा पर लिन मोमो के लिए कपड़े खरीदने के अलावा शेनगु ने उसके लिए नई चादरें, कंबल और अन्य घरेलू सामान भी खरीदे। चूंकि सामान बहुत अधिक था, इसलिए बड़ी वस्तुओं को सीधे स्टोर के पते पर छोड़ दिया गया तथा स्टोर ने वादा किया कि वे उन्हें उसी दिन शाम 5 बजे से पहले पहुंचा देंगे। बहुत बढ़िया, हम अंततः वापस आ गए। जैसे ही लिन मोमो ने घर में प्रवेश किया, वह ऐसे खुश हुई जैसे कुछ हुआ ही न हो और तुरंत महिलाओं के अंडरवियर से भरा बैग उठाया और बाथरूम की ओर दौड़ी, जाहिर तौर पर उन्हें बदलने के लिए उत्सुक थी। शेनगु, जो उसे समय पर रोक नहीं सका, उसे डर था कि वह बाथरूम से सुंदर अंडरवियर पहनकर बाहर आ जाएगी जिसे वह देखेगा। वह जल्दी से दरवाजे तक गया, उसे खोला और जाने ही वाला था। मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने अभी तक मेरे नए कपड़े नहीं देखे हैं। जैसा कि शेनगु ने उम्मीद की थी, लिन मोमो की आवाज तुरंत बाथरूम से आई। मुझे स्कूल में कुछ काम है, कपड़े बदलने में समय लो। शर्मिंदा महसूस करते हुए शेनगु जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अब और रुकने की हिम्मत न होने पर वह जल्दी से इमारत से बाहर निकल गया और चेनडोंग विश्वविद्यालय परिसर में वापस आ गया। स्कूल वापस जाते समय उसने अपना फोन निकाला और सुजिकिंग को वीचैट संदेश भेजकर पूछना चाहा कि वह कहाँ है। लेकिन जब उसने वीचैट खोला तो उसने सोचा कि वह कक्षा के अलावा लगभग पूरे दिन उसके साथ नहीं रहा था, इसलिए उसने उसके फोन नंबर पर कॉल करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि इससे उसे अच्छा महसूस होगा। तुमने अपने माता पिता से इतनी जल्दी मुलाकात खत्म कर ली? सुजिकिंग के फोन उठाने से पहले फोन 3 बार बजा। मैं स्कूल लाइब्रेरी के अध्ययन कक्ष 306 में हूँ। शेनगु और सुजिकिंग ने बाद में अध्ययन कक्ष में मिलने पर सहमति व्यक्त की, इसलिए वह पहले अपनी किताबें लेने के लिए अपने छात्रावास में वापस चला गया।